नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में महागठबंधन फुल तैयारी में। बिहार में महागठबंधन का इस बार का टारगेट है एनडीए सरकार को हटाना। हालांकि इन सब के लिए महागठबंधन अपनी रणनीति भी तैयार कर रही है और ज्यादातर एक्टिव मोड पे भी दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि आरजेडी के साथ अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। तो चलिए आखिर महागठबंधन की तैयारियां क्या चल रही है, क्योंकि अगर एक तरफ तैयारियों की बात करें तो तैयारियां बिल्कुल तेज है, लेकिन इस बीच महागठबंधन में अभी भी कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। जैसे अगर बात की जाए सीएम फेस की या फिर मामला सीट शेयरिंग का। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, सुनील सेवक जी प्रवक्ता बीजेपी, किशोर कुणाल जी प्रवक्ता जेडीयू, अरुण यादव जी प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अरुण यादव जी का रुख करना चाहूंगी। अरुण जी, क्या खास तैयारी है महागठबंधन की एनडीए को मात देने के लिए? किस रणनीति के तहत काम देखिए करेंगे आप लोग? जी। देखिए सभा जी, एनडीए को हटाने के लिए बिहार में जो कुशासन की सरकार है, हम्म। बिहार की जनता तैयार बैठी है और बिहार की जनता को इंतजार है विधानसभा चुनाव का। और हम्म। चुनाव आते ही वोट की चोट से इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और खास करके अब देखेंगे ये आपराधिक घटनाओं के जो हालात हैं बिहार में, चारों तरफ हत्या हम्म। ही हत्या। जी। भोजपुर में तो मैं 24 घंटे का कुछ आपराधिक घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। भोजपुर हम्म। में ताबड़तोड़ गोलियां चली, 3 लोगों की मौत, 4 जिंदगी और मौत से जूझ रही। जी। पटना में दिन दहाड़े जदयू नेत्री को गोली मारी अपराधियों ने। हम्म। सासाराम में व्यवसायियों की हत्या, बेतिया में युवक की हत्या, बेगूसराय में हत्या। मतलब हम्म। ऐसा एक भी जिला नहीं है समस्तीपुर में हत्या कि जहां जी। प्रत्येक दिन दर्जनों आपराधिक घटनाएं नहीं घटती, दर्जनों हत्याएं नहीं होती। हम्म। लूट चोरी छीन छोरी ये तो घटना आम है। प्रत्येक दिन दर्जनों बलात्कार की घटना राज्य के अंदर। ये स्थिति है, लोग भय के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ हम्म। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार का इकबाल पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखेंगे तो जी। 20 साल के दौरान 65,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी। मतलब 65,000 लोग वे गुना मारे गए, हम्म। अपराधियों के हाथ हाथ चढ़ गए। 25,000 से अधिक बलात्कार, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना है, 3 लाख से अधिक चोरी डकैती हम्म। का मामला सामने है। ये मैं नहीं बोल रहा, भारत जी। सरकार का जो एनसीआरबी है। हम्म। और आप देख रहे हैं राज्य की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार चरम पर। अब अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग ने स्पष्ट किया हम्म। बेरोजगारी का हब बन गया है बिहार। और भारत सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत किए जिसमें 3 करोड़ प्रत्येक वर्ष बिहारी पलायन कर जाते हैं, क्योंकि बिहार में एक भी उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर पाई एनडीए की सरकार। हम्म। ये स्थिति है, भुखमरी चरम पर। साक्षरता दर में देश में बिहार अंतिम पायदान पर। जी। प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में बिहारी अंतिम पायदान पर। प्रत्येक बिहार वासियों के ऊपर सरकारी हम्म। आंकड़ा बता रहा है 25,000 से अधिक कर्ज हम्म। है। ये हालात है बिहार का। पेपर लीक धड़ल्ले हो रहा है। तो इसलिए समाजी बिहार की जनता ने मन बना जी। लिया है कि इस बार हम्म। महागठबंधन सरकार चलिए तेजस्वी ठीक है अरुण यादव जी यादव के नेतृत्व में इस बार सरकार हम्म। बनेगी। और जो सरकार लोगों को सुरक्षा हम्म। मुहैया कराने का काम करेगी।
जब सरोकारी सरकार बनेगी, रोजगार चलिए ठीक मुहैया है, ठीक है कराने का अनुराग काम जी, फिर आप करेगी, रुख कर लेंगे। हर चेहरे पर मुस्कान प्रदान करने वाली सरकार बनने जा रही है 2025 में। ठीक सभा है जी, अनुराग जी, फिर आपका रुख कर लेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी किशोर कुणाल जी का। किशोर जी, जिस तरह जी से अभी नमस्कार। अरुण यादव जी, जिस तरह से अभी अरुण यादव जी बता रहे थे कि एनडीए की सरकार से कितनी नाखुश है जनता, तो क्या लगता है आपको ऐसे में देखिए, जनता अरुण बाबू भरोसा से अनुरोध जताएगी आप होगा, लोगों पर? अरुण बाबू से अनुरोध होगा कि सिर्फ हम्म आप 3 मिनट शांति से आप मुझे सुनेंगे, ठीक है? आपने हम्म अपराध की बात करी, आपने 20 वर्षों के मुख्यमंत्री के गृह विभाग की बात करी। शायद आपको पता नहीं होगा कि एनसीआरबी ने 2022 तक का ही डाटा रिलीज किया है। और बार बार आप लोग, मैं कई डिबेट में मैं आपको टोका हूँ, बार बार आप लोग एनसीआरबी का रेफरेंस लेते हैं। तो 22 से 25 के बीच किस डेटा का आप यूज करते हैं, किस तरह का आंकड़ा आप कहाँ से लाते हैं, यह भी बिहार की जनता को बताइए। दूसरी बात, आप कर रहे थे पेपर लीक वगैरह की बात, तो पेपर लीक हुए और लोग जेल भी गए हैं और जा रहे हैं, चार्जशीटेड हो रहे हैं। तो हमारी सरकार तो लगातार काम कर रही है और हमारी सरकार अपराध हो रहे अपराध पे यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए, जब आप अपराध की बात करते हैं तो एक दो बार रीतलाल यादव जी का भी नाम ले लिया कीजिए, जिनका वीडियो पिछले 2 दिनों से नेशनल न्यूज चैनल पे छाया हुआ है, अच्छा लगेगा। तो हमारी सरकार ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। जो भी अपराध करेंगे, बिहार हम्म पुलिस, बिहार सरकार उन पर कार्रवाई करेगी और उन्हें इस हालत में पहुंचा देगी कि भविष्य में कभी भी वो अपराध करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अरुण बाबू, तार्किक बात करिए, आपका सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप तार्किक बात नहीं करते हैं, आपसे तकलीफ है। हर आप 20 साल की बात आप करते हैं, लेकिन 20 साल में अपना 3 साल भुला जाते हैं। नौकरी का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, लेकिन अपराध से नाता तोड़ लेते हैं। अरे दोनों विभाग सीएम नीतीश कुमार जी ही संभाल रहे थे, कार्मिक हम्म भी और गृह विभाग भी। तो कार्मिक विभाग में नीतीश जी गड़बड़ थे, आप वहां सही थे, और गृह विभाग में नीतीश जी सही थे, वहां पे उन्होंने अपराध रोका नहीं। तो ऐसा नहीं चलता है। बिहार की जनता को इतना बेवकूफ मत समझिए, बिहार की जनता हर बात को समझती है और समय आने पे आपको जवाब मिलता रहा है, इस बार भी मिलेगा। और ऐसा जवाब मिलेगा जो आप 2010 को भी भूल जाएंगे, उससे भी बेहतर जवाब आपको जनता देगी। जी चलिए ठीक है किशोर कुणाल जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी कमल कमलेश जी का। कमल जी, इस बार कांग्रेस भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लगातार आप लोग जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है परिणाम क्या निकलेगा इन सबका? सभा जी, पिछले बार हम्म हम लोग सरकार बनाने से चूक गए थे। बहुत कम मार्जिन से हम लोगों ने उस चीज को खोया है। तो इस हम्म बार हम लोगों की पूरी ताकत जो है महागठबंधन की, ये इसमें लग रहा है कि हम लोग इस बार जो गलती पुनरावृत्ति हम लोगों की ना हो और महागठबंधन की ही सरकार बिहार में बने। और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार महागठबंधन को ही हम लोग चुन के लाएंगे, जो हम लोगों ने पिछले विधानसभा में भी देखने का काम किया। मैंडेट तो था, लेकिन किसी हम्म केन प्रकारे जो है उस चीज को खत्म किया गया, जो अभी बोलने का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन जी फिर भी मैं कहना चाहता हूं, आम जनता के मन में जो है महागठबंधन के प्रति इस बार काफी एग्रेसिव मोमेंट देखा गया है कि वो लोग अब चाहते हैं कि सरकार जो 20 साल से जो भी निरंतर चलती आ रही है, ये थकी हुई सरकार को बदल दे और हम्म नए जोश और नया उमंग के साथ युवाओं का जो है सरकार बने और पूरी तरह से युवाओं के साथ सरकार और आम आदमी का जुड़ाव जो है बना रहे। अभी देखिए लगभग 80% इंजीनियर के छात्र हैं वो बेरोजगार हैं, हम्म 50% जो एमबीए किए हुए हैं वो बेरोजगार हैं। तो नौकरी को तो ये लोग खत्म कर दिए हैं पूरी तरह से, बिहार ही नहीं केंद्र में भी। तो अब नौकरी के लिए अब मांगने जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आरक्षण की बात हो रही है तो आरक्षण में मान लीजिए ये पीएसयू को जो है सारे को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो पीएसयू हम्म में भी वो बात नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे नौकरी को खत्म करके अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 को आ रहे हैं यहाँ बिहार में, मिथिला में।
वो क्या मिथिला को सौगात देंगे वो तो अलग बात है। पिछले बार भी आए वो और भाषणबाजी ही करके वो गए। इन्होंने तो बिहार को कुछ देने का काम किया नहीं, बिहार को सिर्फ बोली लगाने का प्रयास किया और ठगने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं इस बार जनता का माहौल अलग है और वो लोग कितने भी आए इस बार फर्क पड़ने वाला नहीं है और जनता इस बार तटस्थ है और महागठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है, इसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं। सभा जी चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी सुनील सेवक जी का। सुनील जी, जिस तरह से महागठबंधन के लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं एनडीए सरकार पर, ये भी कह रहे हैं कि जनता नाखुश है, फिर वहीं तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन समय समय पे जारी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है। क्या लगता है आने वाले समय में कहीं इन सब का आप लोगों को नुकसान न उठाना पड़ जाए? सभा जी, पिछले 20 वर्ष से एनडीए की सरकार बिहार में कायम है और हर चुनाव में घमंडिया गठबंधन यही सब प्रश्न लेकर आती है। जनता इनको नकार देती है, नकारती भी नहीं, सिरे से नकार देती है। अब ये एनसीआरबी का रिपोर्ट अभी पढ़ रहे थे, एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे पलायन का। हर 1 बरस पर 3 करोड़ जनता बिहार से पलायन कर जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं आरजेडी प्रवक्ता महोदय से कि 5 बरस से सरकार है, चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, तो 5 या 15 यानी 15 करोड़ जनता चली गई बिहार में। तो बिहार की आबादी कितनी थी? 100 करोड़ क्या? ये कौन सा एनसीआर के डाटा लेके लोग बैठ जाते हैं? जैसे विद्यार्थी को परीक्षा के पहले चीट थमा दिया जाता है कि लो इसी को लिख देना, ये नहीं देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, सीमेंट कैसे बिक गया, बोरा कैसे बिक गया, सब लिख देते हैं परीक्षा पत्र। प्रश्न कुछ हो जवाब एक ही होता है जो सीट में मिला रहता है। यही हालत आरजेडी के प्रवक्ता लोगों की हो गई है। इसलिए ये पलायन, भ्रष्टाचार, रोजगार, इन सब पर जब ये लोग बात करते हैं ना तो जनता हंसती है, कहती है भैया इन सबों के ऊपर तो आप ही हैं, इन सबों के जन्मदाता तो आप ही हैं, तो आप कैसे इन सब बातों को करते हैं? आज अगर बिहार में किसी तरह की कोई खामी थोड़ी भी कहीं नजर आ रही होगी तो इन सबों के जन्मदाता यही घमंडिया गठबंधन के लोग थे, जिन लोगों ने बिहार को लूटा, बिहार को बर्बाद किया। और जब कभी मौका भी मिला, नीतीश कुमार जी ने ये कहकर कि समाजवादी का बेटा है, सोचे कि चलो सुधर जाएगा, 2 बार मौका दिए लेकिन लोग सुधरा नहीं। कैसे सुधरेगा भाई? जिसके डीएनए में वो चीज घुस गई हो वो सुधरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए ये लोग न कभी सुधरे हैं न कभी सुधरेंगे। हाँ, 2025 के चुनाव में जनता इनको अवश्य सुधार देगी, ये तय है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। 17 महीने के लिए ये लोग आए, 5 विभाग माननीय तेजस्वी जी रखे, 5 बड़े बड़े विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पथ निर्माण। मैं पथ निर्माण की एक बात केवल करता हूँ, 28 करोड़ का फाइन राजा कंस्ट्रक्शन गया पर विभाग ने किया था। जैसे ही तेजस्वी जी आए वो फाइन राजा कंस्ट्रक्शन जिस पर किया गया था, इनके स्वजातीय का कंस्ट्रक्शन था, तुरंत उनको बुलाया गया और मात्र 6 लाख रुपया विभाग को देके 26 करोड़ का सेटलमेंट किया गया। एक घटना मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे कितने काले कारनामे 17 महीने में ही लोगों ने कर डाले। नीतीश जी आज ही जाकर फिर इन लोगों को छोड़ देने का काम किया। तो ये लोग वो कहते हैं ना, उसके पूछ हो गए हैं, कितना भी सीधा कर लीजिए, सीधा होने का सवाल ही नहीं है। ये लोग अपने मूल चरित्र से इतर जा ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा हो गया। समझ दीजिए इनको अब दोबारा कभी भी बिहार की सत्ता पर आसीन नहीं करेगी। ये लोग गांठ बांध के रखें। ठीक है सुनील जी। जी अरुण जी, देखिए सभा जी, अभी जिस आंकड़े को झुठला रहे थे, मैंने अपना कुछ नहीं रखा। ये आंकड़े भारत सरकार के हैं, इनके भारत सरकार के केंद्र मंत्री ने दिया है। इनको इतनी भी नॉलेज नहीं है, इनकी भी जानकारी नहीं है, तो आंकड़ा जुटा के बैठना चाहिए, अध्ययन करके बैठना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी का जो गुण है वो दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। अब भाजपा के ही डीएनए में है झूठ, फरेब, जुमला, संविधान का विरोध, आरक्षण का विरोध, दलितों का विरोध, पिछड़ों का विरोध। ये प्रवचन दे रहे थे 17 माह। अरे भैया 17 माह में तो तेजस्वी यादव जी ने वो काम करके दिखाया जो 17 साल में आप लोग नहीं कर पाए। 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, जाति आधारित गणना कराने का काम किया। उसके उपरांत पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने का काम किया। जिस आरक्षण को आप लोगों ने खाने का काम किया, जग जाहिर है आपका जो नेचर है, आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी लागू करने का काम किया, लाने का काम किया। किसने नहीं देखा स्वास्थ्य विभाग में मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत, मिशन परिवर्तन बुनियाद के तहत कई अमूलचूल परिवर्तन हुए। तो इसके पास जवाब कहाँ है? क्या प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता बोले थे 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक नागरिक के खाते में 2-2 करोड़ रुपया देंगे, क्या मिला? क्या इसका जवाब कौन देगा? 15-15 लाख रुपया मिलेगा, कौन देगा इसका जवाब? 11 साल में 12 करोड़ नौकरी होता है, दिया। किसानों की आय 2 गुनी हुई। ये बताना चाहिए। तो इधर उधर की बात करके 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? बंद पड़ी चीनी मिल अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिला? ये बताना चाहिए। ये इन लोगों को बताना चाहिए। नीति आयोग का रिपोर्ट ही कह रहा है गरीबी के मामले में बिहार कहाँ खड़ा है, साक्षरता दर के मामले में बिहार कहाँ खड़ा है, भुखमरी के मामले में कहाँ खड़ा है। तो इन लोगों को उपलब्धि गिनाने के लिए तो कुछ नहीं है, इधर उधर की बात करते रहते हैं। ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, जिस तरह से महागठबंधन तैयारियों में लगी हुई है, कांग्रेस भी इस बार खासा एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है 25 के लिए, क्या लगता है अभी अगर जमीनी स्तर पर बात की जाए तो माहौल क्या है इन सबका? क्या परिणाम आने वाला है आने वाले समय में? जी बिल्कुल, तैयारियां दोनों तरफ से चल रही है, चाहे एनडीए के तरफ से हो या फिर महागठबंधन के तरफ से। एनडीए के तरफ से भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार खुद पूरे राज्य में उन्होंने प्रगति यात्रा की और कई जिलों का उन्होंने भ्रमण भी किया। इसके अलावा एक ज्वाइंट कैंपेनिंग भी चल रही है जिसमें एनडीए के तमाम जो नेता है वो मौजूद रहते हैं और वो कैंपेनिंग जो है वो भी कई जिलों का दौरा कर चुकी है। उसमें उस कैंपेनिंग का मकसद ये है कि एनडीए के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब भी नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि नेता तो एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लेते लेकिन कार्यकर्ता एक दूसरे से नहीं मिल पाते या उन लोगों में गठबंधन नहीं हो पाता है लोकल लेवल पर, और उसका असर कहीं ना कहीं जो चुनाव होता है उसके नतीजों पर दिखाई देता है। तो एनडीए इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसीलिए जानबूझकर वो एक प्रोग्राम चला रही है पूरे राज्य भर में जिसमें एनडीए के तमाम नेता जो हैं वो सम्मेलन कर रहे हैं और उसमें एनडीए के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहते हैं। तो मकसद यही है कि एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे से मिले और आपसी जो रिश्ता है वो एक दूसरे के साथ बनी रहे। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जो है कार्यकर्ता संवाद यात्रा जो है उनका, उसमें भी उन्होंने कई जिलों का दौरा कर लिया और दोबारा फिर से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले। हालांकि हो सकता है कि वो मई के बाद निकले क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा आ गई है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो सुपर एक्टिव हो गई है। जी, मैंने पिछले 15-20 सालों में कांग्रेस को इतना एक्टिव बिहार में नहीं देखा है जितनी एक्टिव जो है इस बार कांग्रेस दिखाई दे रही है।
आप ये देखिए कि सबसे पहले जो बिहार प्रभारी थे उनको बदला गया, उसके बाद जो अध्यक्ष थे जो सवर्ण जाति से आते थे उनको बदला गया, एक दलित जी चेहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा तमाम जो जिला अध्यक्ष थे उनकी नियुक्ति की गई। पहले जो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी उसमें सवर्णों की संख्या करीब 2/3 होती थी, अब उसको घटा दिया गया। अब बाकी जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, इनकी संख्या जो है वो 2/3 हो गई। तो कई ऐसी चीजें हो रही है जो यह बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस इस बार सुपर एक्टिव हो गई है। खुद राहुल गांधी पिछले 3 महीनों में 3 बार बिहार दौरा कर चुके हैं, बिल्कुल। और राहुल गांधी के अलावा और भी नेता है, चाहे हमने देखा कि सचिन पायलट हो, कन्हैया कुमार की एंट्री हुई है बिहार की राजनीति में। पप्पू यादव के तरफ से कोई परेशानी ना हो इसीलिए पप्पू यादव को स्पेशल न्योता दिया गया। जब कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में हुआ, पप्पू यादव को स्पेशल न्योता दिया गया और वो शामिल भी हुए। तो इस बार कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जहां तक मुद्दों की बात हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, आपने देखा कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यात्रा भी, जो पद यात्रा थी वो की गई। तो अब कांग्रेस चाहती है कि उसके मन से जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं बिहार के, वो कांग्रेस के मन से उठाया जाए, ताकि लोगों में एक मैसेज आए कि कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। तो कांग्रेस का लक्ष्य है कि पहले ग्राउंड पर खुद को मजबूत करना। इसके पहले बिहार में क्या कहा जाता था? बिहार में ये कहा जाता था कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस तो आरजेडी की पिछलगू पार्टी है, आरजेडी जो कहेगी कांग्रेस वही करेगी। लेकिन अब इस बार ऐसी चीजें दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है। कांग्रेस जो मुद्दे हैं बिहार के उसको अपने मंच से उठा रही है, ये बड़ी बात है। तो तैयारियां दोनों तरफ से मुझे लगता है कि खूब हो रही है, चाहे महागठबंधन के तरफ से हो या फिर एनडीए के तरफ से। 24 तारीख को आपने देखा कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। मधुबनी में एक उनकी बड़ी जनसभा भी होने वाली है। हालांकि पंचायती राज का वो कार्यक्रम है, लेकिन उसी दिन महागठबंधन ने अपनी बैठक भी रखी है। कारण वो चाहती है कि 24 अप्रैल का जो तारीख हो वो केवल बिहार में प्रधानमंत्री का दौरा के तौर पर ना देखा जाए, वो इसलिए भी हो ताकि उस दिन महागठबंधन की बैठक हो। तो एक कवरेज में भी होता है ना कि कवरेज में भी सेंधमारी करना। तो निश्चित तौर पर अब मीडिया उस दिन महागठबंधन की बैठक भी दिखाएगी। तो जानबूझकर ये तारीख रखी गई है। और मुझे लगता है कि आप देखिएगा उस दिन प्रधानमंत्री जो बातें मन से कहेंगे उसका जवाब जो है महागठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें दी जाएगी। तो ये भी एकजुटता दिखाने का एक मतलब मकसद होता है कि अगर प्रधानमंत्री आए हैं तो वो जो मन से बोलेंगे हम उसका जवाब एकजुटता के साथ देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे, महागठबंधन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हाँ, लेकिन कुछ बातें जरूर ऐसी हो रही है जो कहीं ना कहीं महागठबंधन को परेशान कर सकती है। मुकेश सहनी, हम सबने देखा और सुना भी कि मुकेश सहनी कुछ अध्यक्ष है, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, तब तक सुनील सेवक जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनसे जवाब ले लेते हैं। जी सुनील जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सौरभ जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है, जिंदा होने की छटपटाहट उसके अंदर दिखाई पड़ रही है। सौरभ जी, बिहार में एक कहावत है, दिया जब बुझने लगता है तो तेज फड़फड़ाता है। यही बुझने की बारी कांग्रेस की इस बिहार की धरती पर है।
और बुझे भी क्यों नहीं। एक तरफ जहां आप देख रहे हैं एनडीए एकजुट होकर किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि कल बक्सर में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आए और स्थिति क्या हुई और कहाँ आए, बक्सर में आए। बक्सर की स्थिति आप जानती हैं, बक्सर शहर से विधायक कांग्रेस के, बगल में बरहमपुर विधायक आरजेडी के, उसके बगल में विधायक माले के, सांसद आरजेडी के, और तब स्थिति क्या हुई थी, कुर्सियां खाली थी, जितने लोग थे उसकी 4 गुना से ज्यादा कुर्सियां खाली रखी गई थी, वहां खाली पड़ी थी। तो ऐसा एक तरफ है, और एक तरफ आप देख लीजिए 24 तारीख के लिए सभी लोग पांचों घटक दल गांव से लगकर प्रधानमंत्री की सभा में 10 लाख लोग आए, इसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी सौरभ जी खुद कह रहे थे कि एनडीए के लोग इंटैक्ट दिखने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच एकता बनी रहे, इसके लिए एक मंच पर से बैठ रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हाल है, एक दूसरे को खींचा पीने में लगे हुए हैं। कांग्रेस देख रही है कि हम कितना से ज्यादा संख्या बढ़ाएं, सीट ले लें। आरजेडी देख रही है कि कैसे इनको कुर्सी खाली करके और इनको औकात पर ला रहे हैं कि तुम्हारी औकात 10 से 20 से ज्यादा नहीं है। ये दोनों में बेसिक अंतर है, और यही अंतर जनता को भी दिख रहा है, और यही अंतर 2025 के चुनाव में नवंबर में जब परिणाम आएगा तो सीट के रूप में भी दिखाई पड़ेगा। ये बिहार की जनता ने तय कर ली है। चलिए ठीक है सुनील जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी के पास भी कुछ सवाल है तो सीधे उनका रुख करते हैं। जी सौरभ जी। जी सभा, जो मैं कह रहा था पहले अपनी बात मैं पूरी कर लूं, वो टेक्निकल कारण से मेरा कनेक्शन कट गया था। मैं ये कह रहा था कि कुछ चीजें जरूर है जो महागठबंधन को परेशान कर सकती है, चाहे मुकेश सहनी, कुछ दिन पहले जो खबर आई कि मुकेश सहनी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की, और वो मुलाकात हुई भी। भले मुकेश सहनी कैमरे पर इनकार कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं महागठबंधन में मजबूती के साथ हूं और रहूंगा, लेकिन दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया था उससे साफ संकेत मिल रहे थे कि दोनों की मुलाकात हुई। तो वो एक परेशानी की सबब बन सकता है महागठबंधन के लिए। दूसरी बड़ी बात है कि एक तरफ जो कांग्रेस में है, कांग्रेस जो है वो एक तरफ सुपर एक्टिव दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दूसरी तरफ सुपर एक्टिव होने के कारण उसका साइड इफेक्ट भी कांग्रेस के अंदर दिखाई देता है। जब से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनको जब से हटाया गया है तब से पार्टी के अंदर अंतःकलह भी शुरू हो गई, अगला बनाम पिछला। और उसी का प्रभाव ये था कि कल जो बक्सर में कार्यक्रम था राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। लोग नहीं आए, लोग नहीं जुटे। जितनी उम्मीद थी लोगों की आने की, उतनी लोग नहीं आए। तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है। जो सवर्ण नेता है, जो सवर्ण कार्यकर्ता है, वो पार्टी से नाराज है। उनको लग रहा है कि अखिलेश सिंह को क्यों हटाया गया। अखिलेश सिंह खुद निष्क्रिय हो गए हैं। पार्टी जरूर एक्टिव हो गई है, सुपर एक्टिव हो गई, लेकिन अखिलेश सिंह शांत हो गए हैं। वो अब कार्यक्रम में केवल हिस्सा ले रहे हैं। वो एफर्ट जो पहले दिखता था अखिलेश सिंह का, वो एफर्ट अब किसी कार्यक्रम में नहीं दिख रहा है। तो ये अंतःकलह जो है ये कांग्रेस को भी परेशान कर सकती है आने वाले दिनों में, और महागठबंधन को भी परेशान कर सकती है। तो निश्चित रूप से हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, उनसे ही हम अपनी बातों की शुरुआत करेंगे। कमल जी, ये बताइए मुझे, जो मैं कह रहा था वो चीजें सही है? और अगर सही है तो इससे तो नुकसान होगा महागठबंधन को भी और कांग्रेस को भी। सौरभ जी, पार्टी में जो भी अभी परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन में कुछ न कुछ खामियां और अच्छाइयां दोनों चीज होती है। यदि एक एस्पेक्ट में देखा जाए तो पार्टी इतने दिनों से और इतने सालों से जो हाशिए पे चल रही थी, तो परिवर्तन होना लाजमी था।
अभी हम लोगों का जिला अध्यक्ष भी चेंज हुए, अध्यक्ष जी भी चेंज हुए, प्रभारी भी चेंज हुए, और अभी कमेटी भी आने वाली है। बहुत जल्द ही हम लोगों को जो है प्रदेश कमेटी भी मिल जाएगी। तो संगठन दिन व दिन मजबूत होने का जो है प्रयास कर रही है, और मजबूती का जो पैमाना हो सकता है वो सारे पे हम लोग काम कर रहे हैं। ब्लॉक कमेटी भी हम लोग जल्दी ही देंगे उसके बाद। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आम जन का जो भी मसला है वो कांग्रेस पार्टी और गठबंधन मुखर होके इस बार उठा रही है। जो जो महंगाई की बात है, जो बेरोजगारी की बात है, जो पलायन की बात है, तो सबको ये पार्टी जो है हम लोग लेके चल रहे हैं। और रही लेकिन बात कमल जी, जो गठबंधन में, अनाउंसमेंट आप लोगों को करनी चाहिए वो अनाउंसमेंट आप लोग नहीं कर रहे। तेजस्वी 24 ही तारीख को चेहरा होंगे। सौरभ जी, हम्म 24 तारीख को मीटिंग होगी तो बहुत सारे बातें जो हैं उसमें भी स्पष्ट हो जाएंगी, नहीं, जो भी मुझे अभी नहीं रह लगता गई कि है। 24 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें ये अनाउंसमेंट होगा कि तेजस्वी ही चेहरा होंगे। अभी अभी जो कमेटी बनाई गई उनके तो मुखर और मेन तो आदरणीय तेजस्वी जी ही हैं। तो अब नहीं, बहुत सारा चीज जो है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन होना और मुख्यमंत्री का चेहरा होना, दोनों में काफी अंतर है कमल जी। कुछ कुछ बातें सौरभ जी पर्दे के पीछे रहे वो ही अच्छा है। जब मतलब बात इंतजार का खुलेगी, मजा लीजिए जो तेजस्वी यादव जब बोले जब थे। बात अरुण खुलेगी जी, तो वो ओपन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, तो अरुण जी, आपको भी पता होगा और मुझे भी पता होगा। अरुण जी, सौरभ जी, जरा इंतजार का मजा लीजिए। क्या, कितना दिन का इंतजार? नहीं अच्छा ये बहुत बात बताइए बहुत सौरभ जी, सारी बातें जो आप हैं तो 24 तारीख को क्लियर हो जाएंगी। जो रह एक जाएंगी मिनट, वो ठीक अगले है, ठीक है मीटिंग में कमल हम जी। लोग ये कमल जी, क्लियर कर अरुण जी से देंगे। मेरा सवाल, अरुण जी से मेरा सवाल, अरुण जी। सौरभ जी, आप बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं। खास करके हर राजनीतिक गतिविधि पर पैनी निगाह रहती है। ये जो सवाल बार बार आप या फिर कई पत्रकार बंधु करते हैं, ये तो अनावश्यक सवाल है। और ये तो तय है, चेहरा तो महागठबंधन के बीच से ही होगा, और चेहरा तो ऊपर से टपक के आएगा नहीं। जब नहीं आएगा तो ओवरऑल तो आप तो लगातार आप लोग भी दिखा ही रहे हैं। बिहार की जनता की पहली पसंद सी सर्वे में भी, अब कई बार सी वोटर के सर्वे में भी लगातार 2 बार आ गया। आपने देखा महागठबंधन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव भी बेहतर तरीके से, एकजुटता तरीके से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ी, और बेहतर परफॉर्मेंस हम लोगों ने किया। कुछ ही वोट से हम भले सत्ता से बाहर रह गए, वो भी एक सोची समझी षड्यंत्र का शिकार हो गए। शासनादेश के बल पर हमें सत्ता से बाहर रखने का काम किया एनडीए ने। तो पूरा का पूरा सारा चीज तो सामने है ही। और जिस चीज की बात आप जिक्र बार बार कर रहे हैं, वो तो लगातार हमारे नेता भी कह रहे हैं। धीरे धीरे सब सामने, अब शुभ मुहूर्त देखकर वो भी हो जाएगा। और क्या होगा वो तो चलिए आप जी, लोग भी जानते ही हैं। तो इसमें कहीं ठीक कोई है दिक्कत सुनील, नहीं है। दिक्कत तो एनडीए में है ना ठीक है, सौरभ जी। ठीक अभी है, तक वही वही मैं लगातार कह रहा, वहां मैं बात नूरा कर रहा हूं, कुश्ती जारी है। अरुण जी, अरुण जी, मैं बात कर रहा हूं। सुनील जी, ये बताइए, कहीं इस चीज को लेकर भी तो एनडीए और महागठबंधन में कंपटीशन तो नहीं हो रहा कि अगर वो चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, हम भी ये कहते रहेंगे कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार ऐसा है मुख्यमंत्री होंगे, ये हम भी नहीं कहेंगे? सौरभ जी, मैं आपके ही चैनल पे कई बार अपने प्रदेश के बड़े नेता और राष्ट्रीय नेता क्या शब्दों को अक्षरशः बोल चुका हूं कि 20 और 25 न केवल नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा बल्कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, यह स्पष्ट। तो ये अभी चीजें आरजेडी के सुनना प्रवक्ता महोदय चाहती कह रहे है। थे। सुनील जी, जो बात आप कह रहे हैं ना, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जुबान से सब लोग सुनना चाहते हैं, आपके सहयोगी पार्टी भी। तो 24 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगा, प्रधानमंत्री मन से बोल देंगे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, जिस तरीके से आप लोगों ने अनाउंसमेंट किया था 2020। मैं समझता हूं कि
आप जिस चीज की चाहत चाह रहे हैं कुछ वैसा ही होगा। नहीं, हम नहीं चाह रहे हैं, आपके सहयोगी पार्टी चाह रही है, मैं जदयू फिर चाह कह रही है, रहा हूं, नीतीश कुमार चाह रहे हैं। मैं अगर बिहार की जनता की ये चाहत है तो मैं समझता हूं कि जनता की चाहत की आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जरूर पहुंची होगी और कहीं न कहीं उसका वो ताना बाना भूल भी लिए होंगे, क्योंकि मोदी जी के तो फिर इनके जमीन सपने के का क्या आगे होगा? लाभ जो टपक रहा है लोगों का। अरुण जी बीच में नहीं, अरुण जी बीच में मत। हो गया, समझ गया लोग, ठीक। अब प्रधानमंत्री जी का हर ताना बाना इतना मजबूत होता है कि बिहार के विरोधी तो चित होते ही होते हैं, भारत की अन्य पार्टियों के विरोधियां हैं वो भी चित होती रही हैं। तो अमित शाह जी और मोदी जी विरोधियों को चारों खाने चित करने में माहिर व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी हर चाल इन लोगों के लिए भारी पड़ेगी, ये तय है। अभी कुछ चलिए लोग कह रहे किशोर हैं जी, यहाँ पे कि जी आरजेडी जी एक मिनट, सुनील जी एक मिनट। किशोर जी, 24 तारीख को लगता है कि जो टेंशन है जदयू की नीतीश कुमार के नाम को लेकर वो खत्म हो जाएगी। खुद देखिए सौरभ प्रधानमंत्री बाबू, मंच से जरूर कुछ न कुछ इस तरीके का इशारा करेंगे या फिर ऐलान कर देंगे, जो सारी बाधाएं, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी जदयू की। सौरभ बाबू पहले तो हम लोग टेंशन में नहीं है। हम लोगों ने बजाते अपने पार्टी कार्यालय के सामने बहुत बड़ा बैनर लगा रखा है, 25 से 30% ये तो 2-3 दिन जी पहले से ना, वो तो लगाना हाँ पड़ा, जी। क्योंकि अब हरियाणा के तो मुख्यमंत्री ये कह देंगे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय का झंडा फहराया जाएगा बिहार में, तब तो आपकी मजबूरी है ना, आप पोस्टर नहीं, लगाना और ऐसी बैनर ऐसी बात बदलना। नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान के बाद सम्राट जी ने भी स्पष्ट कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे, 25 से 30 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। तो देखिए, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन अभी तक किशोर जी, आपको भी पता है कि अमित शाह ने ये बातें नहीं की है। कुछ दिन पहले भी एक चैनल के इंटरव्यू में अमित शाह ने ये कहा कि वो सारी चीजें जो है वो संसदीय बोर्ड की बैठक तय करेगी और वो चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री देखिए का भाई, चेहरा कौन होगा। देखिए संसदीय बोर्ड का कल्चर बीजेपी में रहा होगा और है। हमारे यहाँ तो हम लोग पर हमारी परिपाटी रही 2020 है। में तो नहीं था, 2020 में तो बीजेपी में हमारी ये कल्चर नहीं थी, आपको भी पता है। हमारी हमारी पार्टी की परिपाटी रही है कि हम लोग चेहरा और सीट शेयरिंग के मामले में पहले से ही स्पष्ट रहे हैं और इस बार भी स्पष्ट हैं। चेहरा नीतीश जी हैं। बीजेपी समेत सभी गठबंधन के बीजेपी दलों से के ज्यादा नेताओं ने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, स्वीकार किया। जी, बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बड़े भाई की अब भूमिका में हैं आप। अब यह तय करना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बातें हैं। मैं इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो बिहार का परिपाटी रहा है, निश्चित तौर पे उसी परिपाटी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो बिहार में तो हमेशा से ये माना जाता है कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहे, चाहे उनकी ये पार्टी अभी नंबर 3 पर क्यों ना हो, और वो ये हमेशा अभी चाहते हैं कि बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा ही होगा। आप जो सुनना चाह रहे हैं उसको आप आसानी से सुन सकते हैं और बिहार की जनता को बता सकते हैं कि जिस फॉर्मूला के तहत 15 का चुनाव हुआ, 20 का चुनाव हुआ, 10 का चुनाव हुआ, बीजेपी 15 तो खैर हम लोग बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन 10 और 20 में जिस फॉर्मूला से हम लोग चुनाव लड़े थे, उसी फॉर्मूला से हम लोग 25 का भी चुनाव लड़ेंगे। चलिए सुनील जी जवाब दीजिए, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 10 में 20 में रहा है वही 25 में भी रहेगा। देखिए, किशोर कुणाल जी ने शुरू में ही अपनी बातों को कहा कि ये सब चीजें तय करने का अधिकार जिनके पास है वो तय करेंगे, हम लोग नहीं, तो लेकिन प्रवक्ता उन्होंने लास्ट में क्या कहा? उन्होंने लास्ट में ये कहा कि जो सीट का फॉर्मूला 10 में और 20 में रहा है वही 25 में भी रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वैसा ही होना होगा तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। वो जदयू के भी लोग बैठेंगे और भाजपा के भी लोग हैं, हम के भी लोग बैठेंगे, लोजपा के भी लोग बैठेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी बैठेंगे, सभी लोग बैठेंगे। क्योंकि यहाँ आप देखते हैं, यहाँ हर छोटी छोटी चीज में सभी को साथ लेकर बैठा जाता है और सभी की सहमति से ही आगे बात होती है, कोई भी चीजों का क्रियान्वयन किया जाता है। इसलिए सहमति एनडीए का आधार है।
इसी सहमति के आधार पे आज 20 बरस से बिहार में सत्ता कायम है और यही कारण है कि जनता भी समझ रही है कि यहाँ सहमति का एक बहुत बड़ा ताकत है। उसी ताकत के बल पर बिहार की जनता एक बार फिर 225 में नीतीश कुमार को सत्ता बनाने की ओर अग्रसर कर रही है। चलिए ठीक है, समय की कमी है, चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। तो सबा, मैं जो कह रहा था कि निश्चित तौर पर तैयारियां दोनों तरफ से हो रही है और 24 तारीख जो है, 24 अप्रैल की जो तारीख है, ये दोनों गठबंधन के लिए काफी अहम। बिल्कुल। एक तरफ महागठबंधन चाह रही है कि 24 तारीख की जो बैठक हो उसमें चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव की घोषणा हो जाए, तो दूसरी तरफ जदयू ये चाह रही है कि 24 तारीख को जब मधुबनी के मंच पर प्रधानमंत्री आए और मुख्यमंत्री उनके साथ रहे तो प्रधानमंत्री के तरफ से ये घोषणा हो जाए। तो इंतजार करना पड़ेगा 24 की तारीख का, 24 अप्रैल की तारीख का। और तैयारियां दोनों तरफ से हो रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तैयारियां जो है दोनों तरफ की ये और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए तो इस साल बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि समय के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इन लोगों की तैयारियां भी और तेज होती जा रही है, नई नई रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इन सब का असर आने वाले चुनाव में क्या होगा, कितना होगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।